नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी राय आपको भारतीय संविधान बताने का प्रयास कर रहा हूं जो कुछ मुझे आता है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया मनोयोग से पूरी क्लास अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और हो सकता है कि ये वीडियो हमारी बड़ी भी हो जाए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि टॉपिक पूरी मैं खत्म कर दूँ, एक दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाए, ताकि आपको फिर कहीं परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो इससे अधिक कहीं से कोई प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो प्रॉपरली मिलती रहेंगी। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है, मैं जैसे बोर्ड पे लिख रखा है पहले से हेडिंग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, इसी को दोस्त कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंग्लिश हो गई। इसी को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहा जाता है, और ये मीडिया में न्यूज़ में अक्सर आता है। तो ये कैग भी, और एग्जाम में कभी कभी ऐसे ही लिख देता है कि कैग क्या है, कैग की नियुक्ति क्या है, ऐसे लिख देता है। इसका आर्टिकल देख ले कहां से कहां तक है दोस्तों। तो इसका आर्टिकल है अनुच्छेद 148 से लेकर 151। ये दो बातें अभी तक आपको जान लेने की जरूरत है। अब हम ये जान लें कि कैग को पढ़ाने के लिए अनुच्छेद हैं, तो हम अनुच्छेद पर न जाकर के पहले हम इसको एक हमारे मन में विचार बने कि ये कैग क्या है। तो अगर हम इसको सिस्टमेटिक डिवाइड कर लें, खंडों में डिवाइड कर लें, तो पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है और समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो कैग के संदर्भ में पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न बने दोस्तों कि कैग क्या है। एक प्रश्न ये बने। दूसरा प्रश्न बने कि कैग से संबंधित प्रावधान क्या किया गया है। तीसरा प्रश्न ये बने कि कैग के संदर्भ में इसकी स्वतंत्रता क्या है। और चौथा, इसकी हम लोग पढ़ लेंगे शक्तियां। ये चार हेडिंग के थ्रू हम पूरी तरह से कैग पर अपनी पकड़ बना लेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझें। हम पहले इस पर चर्चा करते हैं, कैग क्या है। तो नंबर 1 में आप इसको लिखते चलेंगे, लिख लेंगे कैग एक संवैधानिक पद है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर के, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक है। ठीक है। नंबर 2, कैग। नंबर 2 दोस्तों, कैग क्या है। कैग जो है लेखा परीक्षण का कार्य करता है। कैग जो है लेखा परीक्षण का कार्य करता है। तो पहला हमने बता दिया, मैंने कहा कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को आज हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है ये लेखा परीक्षण का कार्य करता है। नंबर 3 क्या है दोस्तों, यह कैग जो है लेखा विभाग का मुखिया होता है। और इसी टॉपिक को लेकर के हम शक्तियों में इसकी चर्चा किए हैं। आगे चलकर हम इसको शक्तियों पर चर्चा करेंगे। कैग लेखा विभाग का मुखिया होता है। अभी मैंने बताया कैग क्या है, तो ये एक संवैधानिक पद है। आर्टिकल यहां से यहां तक इसका वर्णन है। कैग जो है लेखा परीक्षण का करता है, वित्त संबंधी सभी लेखाओं का परीक्षण करता है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर करता है। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भीमराव अंबेडकर ने, ये कमेंट्स आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने ठीक कैग के बारे में क्या कहा।
भीमराव अंबेडकर ने कैग के बारे में कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक है। अब यह रक्षक कितने हैं? तो दोस्तों उन्होंने कहा कि ये भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक 4 हैं। कौन है? पहला तो है उच्चतम न्यायालय, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का रक्षक है। एक तो उच्चतम न्यायालय, दूसरा है आपका निर्वाचन आयोग, ये याद रखने की जरूरत है। तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और चौथा दोस्तों यही है कैग। तो कैग क्या है, मैंने इसको एक बात आपको स्पष्ट कर दिया कि कैग क्या है। ठीक है, तो कैग का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक संवैधानिक पद है। यह कैग जो है वित्त संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। नंबर 3, यह कैग जो है लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह वित्त विभाग का निरीक्षण का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। ठीक है, अब हम इसके प्रावधान की चर्चा करते हैं। अब हम प्रावधान की बात करते हैं। अब हम मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कैग क्या है। अब हम इसके प्रावधान की बात करते हैं। प्रावधान क्या है, चलिए अब हम इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ कैग के प्रावधान को जानने के लिए हम क्या इससे संबंधित प्रावधान मतलब इससे संबंधित क्या वर्णन किया गया है, तो यहाँ हमको जानने की जरूरत है। अनुच्छेद 148 को जान लेना है, अनुच्छेद 149 को जान लेना है, अनुच्छेद 150 को जान लेना है, और अनुच्छेद 151 को जान लेना है। इसके अलावा दूसरी अनुसूची को जान लेना है, तीसरी अनुसूची को जान लेना है, और एक आर्टिकल 279 को जानना है। ये इस कैग से संबंधित प्रावधान है। तो आर्टिकल 148 में कैग की नियुक्ति याद रखेंगे दोस्तों, नियुक्ति एवं पदमुक्ति का प्रावधान है। इट इज क्लियर। नियुक्ति और पदमुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 148 में है। नियुक्ति और पदमुक्ति का प्रावधान आर्टिकल 48 में है। अनुच्छेद 149 में कैग की शक्तियों का वर्णन है, और अनुच्छेद 150 में यह अंकेक्षण मतलब परीक्षण के प्रकार का, अंकेक्षण के प्रकार का वर्णन है। और 151 में अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन किसको देगा इसका वर्णन है। ठीक है, तो आर्टिकल 148 नियुक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल जो है आपका 149 वो आपका दोस्तों शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 150 वह आपका जो है अंकेक्षण के प्रकार से संबंधित है। और आर्टिकल 151 यह प्रतिवेदन वह किसको देगा इससे संबंधित है। ठीक है, अब दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में इसका दोस्तों वेतन है, वेतन संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में इसका शपथ संबंधित प्रावधान है। और आर्टिकल 279 क्या कहता है कि यह शुद्ध कर आगम शुल्क पर इसका विशेष नियंत्रण रहता है।
तो आपके संविधान में जो प्रावधान की चर्चा की गया है, जो मैंने हेडिंग दिए रखा है प्रावधान के बारे में, वो आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, आर्टिकल 150, 151, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और आर्टिकल 279, इस पर चर्चा हो गई है आपकी। ठीक है, अब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं इसके कि इसको इतना स्वतंत्र क्यों बनाया गया है। तो दो पर चर्चा हो गई, क्या प्रावधान, दो पर चर्चा हो गई। अब अगला इसकी स्वतंत्रता, ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं ये गारंटी देता हूं कि इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब हम इसके स्वतंत्रता की बात करते हैं दोस्तों। फ्रीडम, ये क्या है? नंबर 1, कैग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कैग के पद पर नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति मैं यहां लिख देता हूं, आप समझ लेंगे एकदम। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लिखा गया है आपके संविधान के अनुच्छेद 148 में कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति, सुनिए ध्यान से, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अभिलेख के द्वारा करेगा। इसे बोल देता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, आप याद कर लेंगे, बस इतना समझते रहिए कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति मुद्रा सहित अपने हस्ताक्षर के द्वारा करेगा। ठीक है, तो पहला हो गया, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो दोस्तों करता है राष्ट्रपति। ठीक है, सामान्यतया कैग के पद पर नियुक्ति जो दोस्तों होती है वो आईएएस ऑफिसर की जो होती है। ठीक है, अब हम नंबर 2 पर चलते हैं। इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया कैसे है, तो इसके कंडीशन देख लें। तो इसी में हम पहले इसका हम हटाने की प्रक्रिया में, जैसे ये स्वेच्छा से पद त्याग कर दे, वो तो आप जानते हैं। इसके अलावा कार्यकाल इसका 6 वर्ष, कामा 65 वर्ष। इसका क्या मतलब? इसमें से कोई एक जो पहले पूरा हो जाता है तो अपने आप उसको पद से हटना पड़ेगा। जैसे उम्र भी बची है लेकिन कार्यकाल पूरा हो गया तो पद से हट जाएगा, कार्यकाल भी बचा है और उम्र पूरा हो गया तो भी पद से हटना होगा। दोनों बात समझ आ रही है? 6 वर्ष 65 वर्ष का मतलब कि इनमें से कोई एक पूरा हो गया, इनमें से कोई एक पूरा हो गया तो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को अपने पद से क्या होगा? हटना होगा। ठीक है, नंबर इसके अलावा एक तो ये हम समझ लिया। नंबर 2, स्वेच्छा से पद त्याग सकता है, कार्य करने में असमर्थ है तो स्वेच्छा से पद त्याग कर सकता है। तीसरी जो प्रक्रिया जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वह क्या है? इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? ये आरोप लगाया जाएगा तभी इसको हटाया जा सकता है, और ये आरोप है साबित कदाचार एवं असमर्थता। अब ये क्या है? साबित कदाचार एवं असमर्थता क्या है दोस्तों? ये वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। तो आप यहां लिख लेंगे कि कैग को हटाने की वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। तो यहां क्या है?
इसको हटाया जाता है कि संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। ये स्पेशल है, ये खास है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाता है स्वेच्छा से अपना पद त्याग कर सकता है, या स्वेच्छा से पद त्याग कर सकता है, या साबित कदाचार एवं असमर्थता से उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। अगली बात नंबर 3, वेतन संचित निधि पर भारित है। वेतन संचित निधि पर भारित है। संचित निधि पर भारित होने का मतलब कि इस पर मतदान नहीं होगा और उस कार्य के समय उस वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक। और नंबर 4, कार्यकाल समाप्त होने के बाद, कार्यकाल समाप्त के बाद, कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोस्तों यह कोई सरकारी पद नहीं ले सकता, सरकारी पद नहीं ले सकता। ठीक है। तो ये रहा आपका स्वतंत्रता। इसमें मैंने हेडिंग स्वतंत्रता में कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर अधिपत्र सहित मुद्रालेख के द्वारा हस्ताक्षर नियुक्ति करता है। हटाने की प्रक्रिया बता दिया। इसके पहले वेतन मैंने बता दिया और वो किस अनुसूची से संबंधित है वो भी बता दिया है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो सरकारी पद नहीं ले सकता। और लास्ट हेडिंग है आपकी शक्तियां। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या है दोस्तों? शक्तियां। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टॉपिक को पूरा पढ़ जाइएगा। वीडियो लंबी हो तो भी इसको बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे प्रश्न जो है बहुत आते हैं। अगला टॉपिक हम अगली जिसमें हेडिंग होगी वो है शक्तियां। पहला हम दोस्तों पढ़ लिया कि कैग की शक्तियों में मैंने की लिखा कि कैग जो है शाही भगवान है, माने सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। सर्वोच्च लेखा करने परीक्षण करने वाली संस्था है। तो पहला हो गया कि यह केंद्र और राज्य की वित्तीय की संचित निधि संघ शासित क्षेत्र का विधानसभा है, उनके व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। नंबर 2, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि कामा राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि कामा लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि के व्यय का परीक्षण करता है। ठीक। नंबर 3, आकस्मिक निधि कामा राज्य की आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि आदि का निरीक्षण परीक्षण करता है। नंबर 3, सरकारी विभाग के वित्त का परीक्षण करता है। सरकारी विभाग के वित्त का परीक्षण करता है। ठीक है। और अगला
जहां भी सरकार से, जिस कंपनी को जहां भी सरकार से धन प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, उसका भी परीक्षण करता है। और ये है पब्लिक, PSUS, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक सेक्शन यूनिट्स, पब्लिक यस फॉर सेक्शन और यूनिट्स। ठीक है, ये आप जानते रहिए। जहां भी सरकार का धन प्राप्त होता है उन सभी का यह परीक्षण करता है। जो भी निधि में जमा होता है वो करता है। अब अगली बात, अपनी रिपोर्ट, ये ध्यान देने की बात है, जो अंकेक्षण के बाद, परीक्षण के बाद जो अपनी रिपोर्ट देता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम यूनियन की बात करें, केंद्र की बात करें, बल्कि आप सेंटर लिख लीजिए, सेंटर की बात करें तो यह अपना रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को देता है। ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। और अगर स्टेट की बात करें तो ये अपना रिपोर्ट राज्य के गवर्नर को देता है। ठीक है, तो कैग की शक्तियों को जो आर्टिकल आपका है 149, यही है 149 है, उसको, ये शक्तियां उसको है। तो ये इसकी प्रोसेस क्या है, इसको एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं, वो देख लीजिए। संपूर्ण वित्त पर इसका नियंत्रण होता है तो केंद्र राज्य की संचित निधि, संघ शासित क्षेत्रों की निधियों का, संघ शासित क्षेत्रों में जहां पर विधानसभाएं हैं उन सभी के भी व्यय संबंधी मामलों का परीक्षण करता है। आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि के व्यय का परीक्षण करता है। सरकारी विभाग के वित्त का परीक्षण करता है। जहां भी सरकार से धन प्राप्त होता है, जिस भी सरकारी कंपनी को वहां भी जोड़ लेंगे, जिस भी निगम को, कंपनी को सरकार से धन प्राप्त होता है उसका परीक्षण करता है। और ये जो निगम PSUS, पब्लिक सेक्शन यूनिट्स है, और ये अपनी रिपोर्ट केंद्र के मामले में तो राष्ट्रपति को देता है और स्टेट के मामले में है तो राज्यपाल को देता है। ठीक है, तो ये इसकी शक्तियां हो गई। तो ये अपनी प्रोसेस क्या है, ये अपनी रिपोर्ट कैसे देता है, कैसे जांच होती है, तो इसको हम आपको एक फ्रेम के द्वारा हम बता देना चाहते हैं। फ्रेम से आप समझ लेंगे ये फ्रेम इसका कैसे क्या बनता है। ये यहाँ तक तो बात हो गई, जांच हो गई। अब हम इसको मिटा देते हैं और ये रहा आपका, इसकी प्रोसेस क्या है। वो अपनी जांच के बाद, मतलब जब वो जांच कर लेता है, जब वह ऑडिट कर लेता है, कैग, जैसे कैग, ये रहा ऑडिट, ये रहा आपका ऑडिट। जब इसकी जांच कैग कर लेता है तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। प्रश्न पूछा गया है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक अपने अंकेक्षण, ये चार्ट दिमाग में हमेशा रखिएगा, ये अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देता है। ध्यान से सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। ऑडिट करने के बाद निरीक्षक तथा महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट क्या करता है कि उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में भेजता है, माने संसद को भेजता है। ठीक, और संसद के द्वारा इसकी रिपोर्ट की
इसकी संसद के द्वारा इसकी जांच करती हैं कौन? एक जांच करती है पीएसी, जिसको हम कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है। अगर आप हमारी इसके पहले की वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया है, इसी को कहते हैं लोक लेखा समिति। और दूसरी एक है कोपू, COPU। दो समितियां इसकी जांच करती हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसका पूरा नाम है। पब्लिक अंडरटेकिंग। दोस्तों, मैंने आपको कैग की शक्तियां बता दिया, फिर अपनी रिपोर्ट कैग किसको देता है वो मैंने आपको बता दिया, और वह रिपोर्ट की जांच कहाँ होती है? पार्लियामेंट के थ्रू पीएसी और कोपू करती है। ठीक है। इसमें आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं कि जो आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक है, इसके सेवा शर्तों में 1976 में संशोधन कर दिया गया। 1976 में, इसका तो पूरा नाम ही पढ़ते हैं। 1976 में इसके पद में संशोधन किया गया। और दोस्तों, वो संशोधन क्या था वो ये आप देख लीजिए। उसके पद में जो संशोधन की चक्कर हो गया वो ये है कि कैग जो है अब केवल कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो भारत का कैग है, यह केवल अब परीक्षक का कार्य करता है। परीक्षक का कार्य करता है, लेखा को तैयार अब नहीं करता, लेखा को तैयार नहीं करता। पहले ये दोनों इसको मिला था अधिकार, लेकिन 1976 के बाद यह परिवर्तन कर दिया गया। अब यह केवल लोक लेखा, केवल यह परीक्षण का कार्य करता है, उसको तैयार नहीं करता है। तो इसकी मैंने दोस्तों प्रोसेस ऑफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रक्रिया क्या है उसको रिपोर्ट देने की, वो है। और अंतिम बात जो मैंने बताया था कि कैग के बारे में विद्वानों ने कई विचार रखा है, वो क्या है वो ये देख लेते हैं। इसको कैग को, इसके संबंध में कुछ विचार देख लेते हैं। नंबर 1, गोपाल, कैग के बारे में लोगों ने क्या कहा वो देख लेते हैं। कैग को गोपाल सुब्रमण्यम, कैग को गोपाल सुब्रमण्यम ने क्या कहा? इसे कहा इन्होंने कि यह लोक निधि का, ये आप अपनी कॉपी में लास्ट में लिख लीजिएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैग को गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि यह लोक निधि का संरक्षक है। कुछ लोगों ने इसे वॉच डॉग कहा, कुछ लोगों ने इसे वॉच डॉग कहा, मतलब चौकीदार कहा। ठीक है। नंबर 3, प्रणब मुखर्जी, जो आपके देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, काफी विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, प्रणब मुखर्जी ने इसे सार्वजनिक बटुए का संरक्षक कहा। सार्वजनिक बटुए का संरक्षक कहा, सार्वजनिक बटुए का संरक्षक कहा। और चौथा जो है कैग को ये मैं इतना हटा देता हूं, ये टॉपिक अलग है। कैग को
PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड कामा पथ प्रदर्शक, गाइड कामा पथ प्रदर्शक और सलाहकार कहा जाता है। पथ प्रदर्शक और सलाहकार कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने कैग की संरचना पढ़ लिया, कैग की शक्तियों को पढ़ लिया, उसकी नियुक्ति को पढ़ लिया, उसका वेतन कहाँ से है, उसको शपथ किस अनुसूची से लेता है, उसको वेतन किस अनुसूची से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, क्यों दैट इज इम्पोर्टेंट है, इसको हटाने का प्रावधान क्या है। हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं कोई संयुक्त नहीं कहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप हमारे लिंक में आइए और हम अपने कमेंट्स दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लास हमारी होगी CBI पर होगी या फिर भारत की निधियों से संबंधित होगी, किसी एक में से कोई एक क्लास में लूँगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।